सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जब अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। देखो हम क्या कर रहे थे, हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हमने बेसिक किया कि फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, उसका सिंपल फॉर्मूला किया हमने इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, फिर हमने की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने स्टडी किया। देन हमने किया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड ऑप्टिकल रोटेशन, उसको भी हमने सही से कवर कर लिया। ओके, अब इसके अंदर तीन हमारे मेजर टॉपिक रहते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर ही। एक तो रहती है हमारी पैरेलल रिएक्शन कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन कि पैरेलल रिएक्शंस की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बताओ। ओके, एक रहती है हमारी रिवर्सिबल पैरेलल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, और थर्ड है वो है हमारी सिक्वेंशियल रिएक्शन। ओके, तो हम इन तीनों की बात करेंगे, इन तीनों को सही से स्टडी करेंगे। 2 से 3 लेक्चर लेंगे, हमारे जितने भी लेंगे वो देख लेंगे हम। ओके, तो इनको जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है बिल्कुल क्या हो जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल हमने उसको पैक कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले करेंगे हम पैरेलल रिएक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैरेलल रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे। ओके, देखो पैरेलल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन और जो हमारी सिक्वेंशियल रिएक्शन है, सारे के सारे क्या करते हैं, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल रिएक्शन की। ओके, देखो पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा और बाद में हम उसका डेरिवेशन करेंगे। ओके, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी करेंगे हम उसके बेस पे। ओके, मान लो कि ए मेरा क्या है, ए मेरा रिएक्टेंट है। ए क्या है मेरा, ए मेरा रिएक्टेंट है। ओके, अब देखो पैरेलल का मतलब क्या, पैरेलल का मतलब है कि एक रिएक्टेंट से हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। एक रिएक्टेंट से मेरे को एक से ज्यादा क्या मिले, प्रोडक्ट मिले। ओके, तो ए से मेरे को एक बी मिला और एक क्या मिला, सी मिला। ए से मेरे को एक बी मिला, एक क्या मिला, सी मिला। तो यही हमारी पैरेलल रिएक्शन होती है कि जब हमारे एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, एक हमारे रिएक्टेंट से एक से ज्यादा क्या मिले, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। ओके, चलो ए से हमारे एक बी मिला, एक सी मिला। मैंने मान लिया कि मेरे को 2 प्रोडक्ट मिले, 2 से ज्यादा मिल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, एक ए से क्या मिला, एक हमें बी मिला और एक क्या मिला, एक हमें सी मिला। तो यही क्या होता है, यही हमारी पैरेलल रिएक्शन होती है कि जब हमारा सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है मोर देन 1 प्रोडक्ट में। सिंगल रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, उसमें कुछ हमारे मेजर होते हैं, कुछ हमारे माइनर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 बने, अब 2 में एक मेजर होगा, एक क्या होगा, माइनर होगा। मतलब एक ज्यादा अमाउंट में बनेगा, एक क्या बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा। ओके, जैसे हम ऑर्गेनिक में काफी सारे रिएक्शंस करते हैं, तो वो भी हमारी पैरेलल रिएक्शंस ही होती हैं। ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस करते हैं वो सारी की सारी पैरेलल ही है, क्योंकि वहां पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक से हमें क्या मिलता है, मतलब प्रोडक्ट हमें एक से ज्यादा मिलते हैं, प्रोडक्ट हमें एक से ज्यादा। तो कुछ कहते हैं हम ये मेजर है, ये माइनर है। कैसे बताते हैं हम, उसको हम स्टेबिलिटी के बेस से बताते हैं कि हाँ ये मेजर है, ये क्या है, ये माइनर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ हमारे मेजर बनेंगे, कुछ क्या बनेंगे, कुछ हमारे माइनर बनेंगे। ओके, तो यही हो गया हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्शन इन विच when single reactant result in the formation of more than 1 product, सिंगल रिएक्टेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट से हमें एक ज्यादा क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। आउट ऑफ विच सम आर मेजर एंड सम आर माइनर। उसमें से क्या होंगे, कुछ मेजर होंगे और कुछ क्या होंगे, कुछ उसके अंदर माइनर होंगे। तो यही क्या होगी, यही हमारी पैरेलल रिएक्शन होगी। ओके, तो और जब यहाँ पे हमारा सिंगल रिएक्टेंट से हमें एक साथ प्रोडक्ट मिले, वही क्या होते हैं, वही हमारी पैरेलल रिएक्शंस होते हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारा टाइम 0 है, जब हमारा टाइम जीरो का मतलब है कि अभी तो रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई। जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट ही नहीं हुई तो जो हमारा ए है दैट इज रिएक्टेंट, वो क्या होगा, वो हमारा मैक्सिमम होगा। कितना होगा, वो स्मॉल ए होगा। कितना होगा, वो स्मॉल ए। ओके, और टाइम 0 पे बी 0 होगा और सी भी कितना होगा, सी भी 0 होगा। जब टाइम 0 है तो ए मैक्सिमम है, दैट इज ए, बी 0 है और सी क्या है, सी भी हमारा 0 है। जब टाइम हमारा टी हो गया, जब टाइम क्या होगा, जब टाइम हमारा टी हो गया, ओके, ए में से कुछ एक्स कम हुआ,
ए में से कुछ एक्स क्या हुआ, कम हुआ। अब देखो जब ए में से कुछ एक्स कम हुआ तो जरूरी नहीं है कि एक्स ये बनेगा या फिर एक्स ये बनेगा, कुछ और बनेंगे। ये इसी चीज यही हमें ध्यान रखना है कि अगर सिंगल रिएक्शन होती, सिंगल माना ए से बी बनता, तो अगर एक्स ये डिसोसिएट हो रहा था तो एक्स ये बनता, एक्स जितना ये कम हो रहा है उतना ही ये बना। अब जितना ये कम हो रहा है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, जितना ये कम हो रहा है उतना ये क्या हो रहा है, 2 में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो मैंने मान लिया कि ये y बनेगा और ये क्या बनेगा, z बनेगा। मैंने मान लिया कि ये y बनेगा और ये क्या बनेगा, z बनेगा। ओके, इस रिएक्शन का हमारा रेट कांस्टेंट K1 है, इस रिएक्शन का हमारा रेट कांस्टेंट क्या है, वो हमारा K2 है। ओके, तो ये चीज समझ आनी चाहिए आपको। जब टाइम 0 होता है, a हमारा मैक्सिमम है तो b और c तो 0 ही होंगे, ये तो बात सही है। a में से कुछ x कम हुआ, a में से कुछ x कम हुआ, वो x ना 2 में स्प्लिट हो गया। x क्या होगा, x हमारा 2 में स्प्लिट हो गया, एक c बन गया और एक हमारा b बन गया और एक c बन गया, मतलब इन टर्म्स ऑफ y और z बन गया वो। ओके, चलो अब a माइनस एक्स, देखो a माइनस एक्स लिखो या फिर इसको लिखो at, हमें पता है ना a माइनस एक्स को क्या बोलते हैं, हम at बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए। इसको a को हम a नोट बोल देते हैं। a नोट क्या है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ at क्या है, एट टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ a। ओके, अब ये कि या इसको y बोलो या फिर इसको bt बोलो, y बोलो या फिर इसको bt बोलो, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। ओके, क्योंकि आगे हम at bt और ct की टर्म्स में ही वैल्यू निकालने वाले हैं। z बोलो या फिर इसको ct बोलो। देखो z का मतलब क्या है, z का मतलब है कि c की कंसंट्रेशन c कितना बना है, और ct भी क्या है कि एट टाइम t c की कंसंट्रेशन कितनी है, एट टाइम t c की कंसंट्रेशन कितनी है। ओके, तो यही हो गया, यही हमारी पैरेलल रिएक्शंस हो गया। ओके, अब देखो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी बात के ऊपर आपने ध्यान देना है। मान लो कि मैंने बोल दिया आपको कि a मेरा 100 है, मैंने बोल दिया कि a कितना, a मेरा 100 है, मैक्सिमम है जब टाइम 0 है। माना कि मैंने a में से ना कुछ कम हो गया, मैंने कह दिया कि 10 कम हो गया, a में से मेरा क्या हो गया, कुछ कम हो गया, मानो कि 10 कम हो चुका है, तो x मेरा कितना है, x मेरा 10 है, x मेरा कितना, x मेरा 10 है, 10 कम हो गया, बचा कितना, ये बचा 90, बचा कितना है। अब जो ये 10 है ना, 10 2 में डिवाइड हो जाएगा, जो 10 है 10 क्या होगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा। मान लो 6 ये बना तो 4 ये बनेगा, मान लो 6 ये बना तो 4 ये बनेगा। तो इस तरह से होता है। जैसे अगर मैं आप एग्जांपल लिखना चाहूँ तो लिख लो, मान लो कि ये 100 में से 10 कम हो गया, 100 हमारा a है, x कितना 10 है, अब 10 में से मान लो 6 ये बना, 4 ये बना, 6 बना 4 ये बना। ओके, इस तरह से होता है ये। तो मैंने ये हम बोल देंगे ये हमारा मेजर है, ये क्या, ये हमारा माइनर है, ये हमारा मेजर है, ये क्या, ये हमारा माइनर है। तो हमें इसी बेस पे हम बोलते हैं। ओके, जरूर नहीं कि यही मेजर है, ये भी हो सकता है। तो मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल लिया। ओके, यहाँ से क्या बात प्रूव हो रही है, यहाँ से ये बात प्रूव हो रही है कि जो हमारा x है ना वो y प्लस z के इक्वल है। जो x है हमारा वो y प्लस z के क्या है, वो इक्वल है। x हमारा क्या है, देखो जो हमारा 10 है, 10 किसके इक्वल है, 6 प्लस 4 के इक्वल है। कि जितना x हमारा कम हुआ a में से उतना ही तो हमारा b और c बन गए, जितना x हमारा कम हुआ उतना ही तो हमारा b और c बन गए। तो फिर जो x है वो b और c की जो कंसंट्रेशन है उसके क्या होंगे, उसके वो इक्वल होंगे। बस यही इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्या, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हम x इजिकल टू y क्या, y हमारा बेटी है प्लस ct, x इजिकल टू bt प्लस ct, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो यहां तक आगे क्लियर हो गया, ये समझ आने चाहिए x इजिकल टू वाई प्लस जेड, क्योंकि इसी के बेस पे सारा आगे डेरिवेशन हम करेंगे, सारे हम रिजल्ट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब देखो जैसे हमारी पैरेलल रिएक्शन है, या फिर हम रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे, या फिर हम सीक्वेंशियल रिएक्शन करेंगे। ओके, तो ये मैं बता दूं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। एक तो हम फाइंड आउट करते हैं AT, एक तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, AT फाइंड आउट करते हैं। AT तो हम हर किसी में निकालते हैं, जैसे नॉर्मल में हमने AT इजिकल टू A0 e रेज़ टू पावर माइनस KT निकालते हैं, तो वो तो AT तो हम निकालेंगे। एक हम यहाँ निकालेंगे BT और एक क्या निकालेंगे, CT निकालेंगे। तो एक तो हमारा फोकस है AT निकालने पे, एक BT निकालने पे और एक CT निकालने पे। हमें तीनों ही चीज़ें निकालनी है, AT BT और CT को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलो सबसे पहले हम निकालेंगे AT, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AT निकालेंगे। चलो पहले यहाँ पे देखो x इजिकल टू वाई प्लस जेड है, x इजिकल टू क्या है, ये y प्लस जेड है। हम इसमें मैं बता रहा था आपको x क्या, x हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ a है, x क्या हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ a। देखो x क्या है, x हमारा a में से कितना कम हुआ, x क्या हमारा a में से कितना कम हुआ, और y क्या है, कितना b बना, और z क्या कितना c बना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इजिकल टू वाई प्लस जेड है, तो x क्या हो गया, x हो गया हमारा रेट ऑफ
डिफॉर्मेशन कर लो या फिर डिसअपीयरेंस कर लो, ए इज इक्वल टू वाई, क्या हमारा वाई है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, और प्लस में क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है हमारे। ओके, अब देखो रेट ऑफ डी फॉर्मेशन ऑफ ए, रेट ऑफ डी फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी। रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, प्लस डी बी बाई डी टी। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भी कैसे लिखेंगे, प्लस डी सी बाई डी टी लिखेंगे। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, यहां से इतना आ चुका है हमारा। क्योंकि ए क्या है, ए के डिसअपीयरेंस हो रही है तो डिसअपीयरेंस के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। बी की और सी की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है तो फॉर्मेशन या अपीयरेंस के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ये हम पहले भी अच्छे से कर चुके हैं। ओके, चलो यहाँ तक आ गया है हमारा। अब देखो अब क्या करना है, हमें ना डीबी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, हमें डीबी बाई डी टी निकालना है। ओके, देखो हमें पता है कि अगर मैं इस रिएक्शन का रेट निकालूं, इस रिएक्शन का रेट निकालूं, इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन कहाँ गई है, सिर्फ बी पे गई है। इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूं, रेट ऑफ रिएक्शन 1, ये मैंने 1 मान लिया, ये मैंने 2 मान लिया। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1 निकालूंगा, मतलब ये किसके इक्वल होगा, प्लस डीबी बाई डी टी के, प्लस डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये K1 ए की कंसंट्रेशन की पावर 1, ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा प्लस डी बाई डी टी इज इक्वल टू KA1 ये आ गया। ओके, ये तो हमारा रेट लॉस आया K1A, और ये हम जो नॉर्मल करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की टर्म्स में। ओके, चलो ये इक्वेशन हमारे आ गई 1। ऐसे मैं रेट ऑफ रिएक्शन 2 का भी निकालूंगा, इस रिएक्शन का, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू KA की पावर 1, ये भी आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ये क्या हो गई, इक्वेशन हमारी 2 हो गया। ओके, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो जब हम दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया K1A और यहाँ पे K2 है, तो K1 ए को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास K1 प्लस K2 इंटू में ए। अगर ए को कॉमन लेंगे तो K1 प्लस K2 इंटू में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके, तो वही है कि इसको रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस नेगेटिव साइन को मैं उधर ले लेता हूँ, डी ए बाई में डी टी, डी ए बाई में डी टी हो गया, और डी ए बाई में ए लिखो यहाँ पे, इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू में क्या आएगा, वो डी टी आया, K1 प्लस K2 इंटू में क्या आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा नेगेटिव साइन आएगा। ओके, अब हम पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे A0 से AT, और टाइम का करेंगे 0 से T, टाइम का करेंगे 0 से T, टाइम हमारा 0 से T गया, और ये क्या गया, A0 से AT चला गया। ओके, सो 1/a का इंटीग्रेशन हमने पहले भी बहुत बार किया, ln ऑफ ए, लोअर लिमिट क्या है हमारी A0, अपर लिमिट क्या है हमारी AT, और माइनस ऑफ K1 प्लस K2, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू T, तो कितना आ जाएगा, T आएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, T आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करेंगे हम एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस में करेंगे लोअर लिमिट, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ln AT अपॉन A0, ln AT बाई A0, और इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T। तो ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन, ये आ गया ln AT बाई A0 इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू T आ गया। ओके, उसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पे वैसे वैल्यू निकल चुकी है हमारी। अगर हमें AT की वैल्यू निकालनी है तो AT की वैल्यू क्या निकलेगी, AT इज इक्वल टू ln उधर जाएगा तो e रेज़ टू पावर में बनेगा, e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T, और जो A0 यहाँ पे आएगा तो इंटू में क्या आ जाएगा, वो A0 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी, ये और ये सेम ही है। ओके, तो AT की वैल्यू निकाले, AT इज इक्वल टू A0 ई रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये आ गया हमारा AT की वैल्यू आ गई। एक तो हमने ये निकालनी थी, हमने निकाल ली है, क्लियर। अब देखो अगर हमें सिर्फ x निकाल लो, अगर हमें क्या निकालो, अगर हमें सिर्फ x निकालो तो x भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे x को, AT मेरे को पता है कि AT क्या होता है, AT a माइनस x होता है, और A0 क्या होता है, a होता है, ए रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T। यहाँ से x निकालना है,
जब x निकालूंगा तो क्या करूँगा, x को उधर लेके जाऊँगा और इसको मैं इधर लेके आऊँगा। अल्टीमेटली क्या आएगा, a माइनस ए ई रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू में टी, और x अल्टीमेटली क्या आ गया, a इंटू में 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। ये आ गया मेरा x। ये क्या आ गया, यहाँ पे ये x आ गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 80 पूछ लेता है, कई बार x की वैल्यू को भी पूछ लेता है। x क्या हमारा कितना a कम हुआ, x हमारा कितना a कम हुआ। और जो 80 है, 80 क्या है हमारा, 80 है हमारा कितनी कंसंट्रेशन a की रह गई है एट टाइम t, कितनी कंसंट्रेशन a की रह गई एट टाइम t, वो क्या है 80। और a में से कितना x कम हुआ, कितना कम हुआ, दैट इज हमारा वो क्या है, वो हमारा x है। ओके, तो यहाँ से हमने 80 निकाले और यहाँ से हमने क्या निकाला, x निकाला। देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नॉर्मल की थी, वहाँ पर क्या था, फॉर्मूला था 80 इज इक्वल टू ए नोट ए रेस टू पावर माइनस के टी। वहाँ पे नॉर्मल के था, यहाँ पे के की जगह क्या के वन प्लस के टू है। वहाँ पे नॉर्मल के था, यहाँ पे क्या के वन प्लस के टू है यहाँ पे। ओके, क्योंकि अलग अलग पैरेलल रिएक्शंस है, एक हमारा के वन और एक क्या है हमारा के टू है यहाँ पे। ओके, सो ये हो गया हमारी 80 की वैल्यू। और नेक्स्ट में हम निकालेंगे बी टी और सी टी। इसका मैं आपको हाफ लाइफ भी थोड़ा बता दूंगा मैं अभी आपको। ओके, हाफ लाइफ तो अभी कर ही लेते हैं। हाफ लाइफ कैसे निकालोगे आप यहाँ से इसकी, अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी है, हाफ लाइफ हमें पता है कि हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, जो टी है हम टी को टी हाफ पुट कर देंगे और ए टी को क्या पुट कर देंगे हम, ए नोट बाई टू। ए टी को क्या पुट कर देंगे, ए नोट बाई टू पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके देख लो, टी को हम टी हाफ पुट कर देंगे और ए टी को क्या पुट कर देंगे, ए नोट बाई टू पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारा, जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा माइनस के वन प्लस के टू इंटू में टी हाफ इज इक्वल टू में, यहाँ पे तो टी की जगह में टी हाफ पुट कर, यहाँ पे ए नोट बाई टू पुट करोगे। जब ए नोट बाई टू पुट कर दो, ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो अल्टीमेटली एल एन 1/2 आ गया। नेगेटिव उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये के वन प्लस के टू इंटू में टी हाफ, और नेगेटिव जाओगे तो एल एन एक ऊपर चला जाएगा, ये 2 आ गया ये। तो वही है कि टी हाफ क्या आ गया, एल एन 2 कितना होता है 0.693 अपॉन में के वन प्लस के टू आ गया, ये हमारा टी हाफ आ गया। वहाँ पे हम टी हाफ निकालते हैं, टी हाफ कैसे निकालते हैं 0.693 अपॉन के। अब यहाँ पे दो रेट कॉन्स्टेंट है तो के वन प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे के टू आएगा, बस इतना ही यहाँ पे क्या होगा डिफरेंस होगा। ओके, वही है कि डेरिवेशन तो नहीं करनी है आपने यहाँ, बट आपको पता होना चाहिए कैसे हमने किया है ये। कई बार अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हम उससे ही इसको ड्राइव करके देख लेते हैं। ओके, तो वही है कि के की जगह के वन प्लस के टू आएगा, बाकी फॉर्मूले रिमेन क्या रहेगा, बाकी चीज़ बाकी सेम रहेंगे। ओके, अब हम निकालेंगे बी टी एंड सी टी को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी एट टाइम टी। Calculation of concentration of B and C at time t. ओके, देखो हमने dB बाई dt निकाला था, हमने अभी क्या निकाला था dB बाई dt निकाला था, और वो क्या आया था, वो आया था हमारा K1A आया था, वो आया था, वो क्या आया था हमारा K1A आया था। ओके, अब A क्या है, A हमारी कंसंट्रेशन ऑफ A है, ए क्या है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ए, किसी भी टाइम हो सकती है, वो इनिशियल में भी हो सकती है और वो हमारे एट टाइम टी भी हो सकती है। और हमने ए टी का भी एक्सप्रेशन निकाला, ए टी एक्सप्रेशन क्या था, ए टी इज इक्वल टू ए नोट ए रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। ए टी इज इक्वल टू ए नोट ए रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी। अब ये भी एक तरह से ए टी ही है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, ये भी एट टाइम टी कंसंट्रेशन, ये भी एट टाइम टी हो सकती है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। ओके, जिस भी टाइम हम बी की कंसंट्रेशन निकालेंगे उसी टाइम हम ए की कंसंट्रेशन यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें एट टाइम टी निकालनी है तो ए की भी कंसंट्रेशन हम एट टाइम टी पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन, और यहाँ पे आ गया ए नोट ए रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी आ गया। ओके, चलो ए के वन कॉन्स्टेंट है, ए नोट भी कॉन्स्टेंट है, डी टी को हम वहाँ लेके जाएंगे। सो डी बी इज इक्वल टू के वन ए नोट ए रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी, और साथ में क्या आएगा हमारा डी टी आ जाएगा। ओके, अब हमें बताइए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे।
टाइम का तो 0 से t इंटीग्रेशन होगा b। देखो b की जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 थी। b तो भाई 0 ही था ना टाइम 0 पे। जब टाइम t हो गया तो b की कंसंट्रेशन हो गई है bt। b कंसंट्रेशन कितनी हो गई, bt हो गया। ओके, तो हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b तो क्या आएगा, b आएगा और अपर लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ पे तो हो गया हमारा bt k1 a नोट। जब देखो इसका अगर हम जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन करें तो e रेज़ टू पावर x ही होता है। ओके, अब देखो e रेज़ टू पावर अगर x के साथ में कुछ भी है तो वो वहाँ पे जो है e की पावर में है वो उसका वहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t हो जाएगा। अब जो ये है इसका हम क्या करेंगे, अपॉन में इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस k1 प्लस k2 आएगा। और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है हमारी, अपर लिमिट t है। ये चीज़ समझ आनी चाहिए आपको। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम रहेगा और जो भी है e रेज़ टू पावर में उसी क्या आएगा, अपॉन में डेरिवेटिव आएगा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे t का तो 1 हो गया और इसका एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। ओके, चलो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करना चाहें, इसको चेंज कर लो। और ये तो सेम रहेगा, bt इज इक्वल टू k1 a नोट अपॉन, ये है सारा कॉन्स्टेंट, इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, माइनस k1 प्लस k2। ओके, अब देखो एक बार अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो t हो जाएगा ये e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t। अपर लिमिट पुट करोगे तो t ही हो जाएगा। और एक बार जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, मतलब t को जब 0 पुट करोगे 0 हो गया यहाँ पे। और e रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया हमारे पास। e रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, अपर माइनस लोअर कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव ये अपर माइनस लोअर है और 1 आ गया। ओके, तो यहाँ से जो हमारा bt है, bt इज इक्वल टू k1 a नोट अपॉन k1 प्लस k2। नेगेटिव को मैं जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t, ये हो जाएगा। और यही क्या, यही हमारी bt का एक्सप्रेशन है, यही क्या, ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ b है एट टाइम t। ये क्या, ये हमारी कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t। क्या एक्सप्रेशन है हमारा, k1 a नोट अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू t आ गया। ये हमारा bt का एक्सप्रेशन है, बिल्कुल। ओके, अब देखो हमें c का भी निकालना है, सब कुछ सेम होगा, c का सब कुछ सेम, जैसे b की जगह यहाँ पे c आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम चलेगा, बाकी सारा कुछ क्या चलेगा, सेम चलेगा। तो c का भी सेम होगा। सिमिलरली जो हमारा ct है वो क्या हो जाएगा हमारा, k1 a नोट अपॉन k1 k2 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू में t। ओके, तो सेम एक्सप्रेशन हमारा ये ct के लिए भी हो गया, सेम bt के लिए और सेम ही किसके लिए, ये एक्सप्रेशन हमारा ct के लिए भी है। ओके, तो ये आ गया हमारा b की कंसंट्रेशन एट टाइम t और ये आ गया हमारी c की कंसंट्रेशन एट टाइम t आ गई। ओके, चलो वो हमें अब जब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कौन मेजर और कौन क्या है, माइनर है। क्लियर। अब अगर हमें bt बाई ct का रेशो निकालना है, अगर हमें bt बाई ct का रेशो निकालना है, bt अपॉन ct का अगर हमें रेशो निकालना है, देखो जब आप bt बाई ct का रेशो निकालोगे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा। ओह, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गलत हो गया मेरे से। देखो जब आप dc बाई dt करोगे तो यहाँ पे k2a आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, k2a आएगा। जब आप dc बाई dt करोगे तो यहाँ पे k2a आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर k2 आ जाएगा, बस बाकी सारा सेम होगा, यहाँ पे k2 आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, जब आप bt बाई ct करोगे तो k1 बाई क्या आ जाएगा, यहाँ से k1 बाई k2 आ जाएगा। जब bt बाई ct करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, k1 बाई k2 आ जाएगा। ओके, बाकी सारा कुछ है, बाकी सारा कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, k1 बाई k2 आ जाएगा। क्योंकि जब आप dc बाई dt हमने अभी लिखा था, जब हमने 80 निकाला था तो यहाँ पे k2a किया था, क्योंकि जब c का जो रेट कॉन्स्टेंट है वो क्या है, k2 है। ओके, तो bt बाई ct क्या आ गया हमारा, k1 बाई k2 आ गया। bt बाई ct क्या है, k1 बाई k2 आ गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो निकालना, नेक्स्ट हमें निकालना है परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ b, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ b। ओके, परसेंटेज ऑफ b इन फाइनल मिक्सचर। नेक्स्ट निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ b इन फाइनल मिक्सचर।
फिर फाइनल मिक्सचर में बी की कंसंट्रेशन कितनी है, और ऐसे ही हम सी की कंसंट्रेशन निकालेंगे, सी की कितनी है। ओके, देखो जब हम बी की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो बी कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा। देखो हमने जब किया था कि हमारी पैरेलल रिएक्शन थी, एक्स से क्या बना, बी बना, सी बना, एक्स से ए में से एक्स कम हुआ उतना ही बी बना, और उसके अकॉर्डिंग ही सी बना। एक्स किसके इक्वल था, बी प्लस सी की कंसंट्रेशन के इक्वल आ गया था। ओके, मान लो बी मेजर बन गया या फिर सी मेजर बन गया, उसके अकॉर्डिंग कोई भी मेजर बन सकता है उसके अंदर। तो ओके, मेन बात यह कि जो हमारा एक्स है ना, एक्स के अकॉर्डिंग हमारा बी सी बनेगा, एक्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, हमारा बी सी बनेगा। तो फाइनल मिक्सचर में कितना हमारा बी सी बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितना हमारा एक्स होगा, एक्स के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, तो बी की कंसंट्रेशन निकालेंगे फाइनल मिक्सचर में, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बी टी अपॉन एक्स इंटू में 100। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी टी अपॉन एक्स इंटू में 100 हो जाएगा, बी टी अपॉन एक्स इंटू में 100। भाई एक्स देखो, एक्स हमारा 100% है, एक्स एक तरह से 100 है, उसमें से कुछ बी बना कुछ सी बना। जैसे मैंने एक्स 10 लिया था तो 6 मेरा बी बन गया, 4 मेरा सी बन गया। तो एक तरह से एक्स क्या हो गया, एक्स को हमने 100 मान लिया भी, हाँ 100 में से कितना बी बना कितना सी बना, कितना बी बना कितना सी बना। ओके, तो एक्स टोटल हो गया, उसमें से बी टी कितना बना, इंटू में 100 कर देंगे। ओके, अब देखो एक्स भी हमने निकाला था, एक्स क्या था हमारा, एक्स हमने निकाला था, एक्स क्या था हमारा, एक्स था हमारा ए नोट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू ये था, ये हमारा बी टी, ये हमारा एक्स, दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे क्या बचे, k1 बाई k1 प्लस k2, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू में 100। तो ये आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये क्या आ गया, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। भी कितना बी कितना परसेंट है, बी कितना परसेंट बना है फाइनल मिक्सचर में, तो फॉर्मूला क्या उसका k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू 100। क्योंकि देखो ये वाली टर्म और ये टर्म यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है, इधर ए नोट और ए नोट भी कॉमन है, अल्टीमेटली क्या बचा, k1 अपॉन k1 प्लस k2 बचेगा। ओके, ऐसे सेम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सी इन फाइनल मिक्सचर, तो वो क्या हो जाएगा, सी टी अपॉन एक्स इंटू में 100, सी टी अपॉन एक्स इंटू में 100 हो जाएगा। ओके, अब देखो सी टी के यहाँ पे k2 है तो यहाँ पे k2 आ जाएगा, क्या बनेगा, k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू में 100, k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू में 100, ये बन जाएगा हमारा। तो अगर हमें b का फाइनल मिक्सचर में निकालना है तो ये आ जाएगा, c का अगर हमें फाइनल मिक्सचर में निकालना है तो ये आ जाएगा हमारा। ओके, सो ये है हमारी पैरेलल रिएक्शन। इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट एक बार कई बार और पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें पूछ रखे थे हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बताओ, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा वो k1 इंटू EA1 प्लस k2 इंटू EA2 अपॉन k1 प्लस k2, ये उसका फॉर्मूला है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का। मतलब भाई k1 जो हमारा ए से बी बना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, ए से सी बना उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, और k1 k2 तो रेट कांस्टेंट हमें पता ही है। तो ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी का ये फॉर्मूला है हमारा पैरेलल रिएक्शंस में, ये लगता है। ओके, सो ये हो गया हमारी पैरेलल रिएक्शंस। क्लियर। अब देखो कई बच्चे कहते हैं कि जैसे मैंने ये रिएक्शन ली है, मैंने ए से क्या बनाया, बी बनाया, और ए से क्या बनाया, सी बनाया। तो बी और सी के जो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 1 है, बी और सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है। कह रहे कि अगर चलो 1 1 ना हो कुछ और हो, तब भी इस तरह से बच्चे पूछते हैं कि अगर 1 की जगह कुछ और हो तब हमारा क्या होगा। ओके, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको बता दूंगा कि अगर 1 की जगह कुछ और होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्लियर। बाकी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ पैरेलल ये हमारे यहाँ पे ही इतनी ही होती है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि सर अगर पैरेलल रिएक्शंस के अंदर जो हमारे बी और सी हैं, जो हमारे प्रोडक्ट है, अगर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ और हो, तब हम क्वेश्चंस को किस तरह डील करेंगे, तो अब हम उसमें वो देखेंगे। ओके, जैसे हमारी रिएक्शन है ए से क्या बना, बी बना, और इससे क्या बना, सी। मान लिया मैंने जो बी है, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल m है, और जो सी है, सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल n है। ओके, अब देखो वही है कि जब टाइम हमारा 0 है, ए की कंसंट्रेशन स्मॉल है और बी कंसंट्रेशन 0 और सी कंसंट्रेशन भी 0। जब टाइम हमारा t है, ए में से कुछ x कम हुआ, ये y बना, और ये क्या बना, z बना। इसका रेट कांस्टेंट k1, इसका रेट कांस्टेंट k2 है। ओके, अब हमें बताना है क्या
कि जैसे हमने लास्ट इक्वेशन में क्या किया था, हमने किया था x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये तो होगा नहीं, क्योंकि पहले तो 1 था स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन, तब x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड सही था। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड तो होगा नहीं, अब उसकी जगह क्या होगा, अगर x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड नहीं होगा तो फिर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है ना, तभी तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे लेट्स से कि अगर मेरी कोई एक रिएक्शन है, ए से बी गई है, ए से लगा लो कि 5b गई है, ए से 5b गई है। ओके चलो, मैंने माना कि इसके शुरू में 10 मोल थे, शुरू में क्या थे इसके 10 मोल थे। ओके, इसके 0 थे जब टाइम 0 था। अब जब टाइम मेरा t 100 आ गया, रिएक्शन मेरी कंप्लीट हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि ए तो सारा का सारा यूज होगा। अब उसका 5 गुना ये बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 50 बनेगा। इसका 5 गुना ये बनेगा, क्योंकि 1 से 5 बन रहे हैं ना, तो 10 से कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। 1 से 5 बन रहे हैं, 10 से कितने बनेंगे, 50 बनेंगे। ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे इक्वल होंगे, यहाँ से 10 आ गए मोल्स। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, मेरे को 50/5 करना पड़ेगा, तभी तो मेरे दोनों के मोल्स इक्वल आएंगे। मेरे को क्या करना पड़ेगा, जितने भी मोल्स बने हैं बी के, उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। जितने भी मोल मेरे बी के बने हैं उसको मेरे को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। जितने भी मेरे मोल बने हैं उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये बनेंगे फिर हमारे करेक्ट। दोनों इक्वल कैसे होंगे भाई, मेरे को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल कैसे होंगे, जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा ना तभी, क्योंकि मेरे को ये तो पर मोल के अकॉर्डिंग है, पर ये 5 मोल के अकॉर्डिंग, तो इसको मैं पर मोल पे निकाल दूं, इक्वल आ गया। पर मोल पे निकाल दूं तो क्या आ गया, वो इक्वल आ गया। ओके, एक चीज तो ये इसके अंदर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैंने इसको रेट की टर्म्स में लिखा था, तो रेट की टर्म्स में ऐसे लिखा था कि रेट ऑफ, मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, एक्स को मैंने लिखा था माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल टू, इसको मैं लिखा था dB/dt प्लस में dB/dt। ओके, अब m है तो 1/m भी आएगा, प्लस 1/n dC/dt, 1/n dC/dt, ये हो गया हमारा 1/m d/dt और 1/n dC/dt। ओके, अब देखो वहां पे हमने जो जो वैल्यूज निकाली थी, सबसे पहले तो जो हमारा 80 था, 80 तो अभी भी सेम ही रहेगा। 80 इज इक्वल टू a0 e⁻ k1 प्लस k2 इंटू में t, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि a का तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी भी क्या है, 1 है। हाँ, अगर इसका अलग होगा तब भी हम इसको कर लेंगे, उस तरह ही डील करेंगे। ओके, अब हम निकालेंगे bt। देखो bt के अंदर ना अब की बार ये जो m है, जैसे 1/m d/dt, तो ये m उधर जाएगा, जो भी हम एक्सप्रेशन निकालेंगे m उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, m इंटू k1 a0 अपॉन k1 प्लस k2 और 1 माइनस e⁻ k1 प्लस k2 इंटू में t, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन bt का। अब इसके मल्टीप्लाई में जस्ट क्या आएगा, m आ जाएगा, m इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, ऐसे हम ct का करेंगे, ct में n आएगा, n इंटू k2 a0 अपॉन k1 प्लस k2 1 माइनस e⁻ k1 प्लस k2 इंटू में t, ये हमारा ct का एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब ये क्या, अगर मेरे को bt/ct निकालना है, आपकी बार मेरे को अगर मेरे को ct निकालना है तो bt/ct में कैसे निकालूंगा, यहाँ पे आपकी बार क्या आ जाएगा, mk1 अपॉन nk2, ये आ जाएगा। बस वही है कि हर जगह m और n आ जाएंगे, m और n क्या आएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूले सारे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे m और n क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, m और n मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ओके, बस इस चीज़ का ये आपने ध्यान रखना है। परसेंटेज निकालोगे उसके अंदर भी m आएगा, b की निकालो, c की निकालो, उसके अंदर भी क्या आएगा, m और n आएंगे। ओके, तो ये थी हमारी पैरेलल रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। ओके, तो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सारे हर एक चीज़ किस तरह फॉर्मूले आए, किस तरह नहीं आए। अब एट लास्ट तो आपने लास्ट में फॉर्मूले ही याद रखने हैं, बट किस तरह आए ये भी आपको पता होना चाहिए, कैसे हमने किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें सिंपल यही रिएक्शन हो, सिंपल यही हो, उसमें आपको चेंज करा सकता है स्टोइकोमेट्रिक, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो अगर आपको फाइंड आउट करना आता है किस तरह हमें वर्क कर रहे हैं, वो करना है आपको, किस तरह हम फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कोई मर्जी क्वेश्चन हो, उसके अंदर फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।